नमस्कार, आप देख रहे हैं खुला आकाश। माँ शब्द जितना छोटा है, महत्व उतना ही बड़ा। एक लड़की के माँ बनने के अधिकारों से लेकर माँ बनने के बाद अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने तक का सफर कितना मुश्किल होता है और कैसे वो इसे आसान बना सकती हैं, आज हम इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी एक्सपर्ट है पटना की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट, जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप देखिए कि आज का पूरा विषय क्या है। महिला जननी है, वह संसार में सृजन की देवी है। महिलाओं में बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। महिलाओं में प्रजनन क्षमता एक जैविक प्रक्रिया है जो संसार में निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसलिए महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल और इससे संबंधित महिला अधिकारों की जानकारी अत्यंत जरूरी है। प्रजनन स्वास्थ्य और महिला अधिकार का मुद्दा केवल स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, बल्कि यह कई अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें जीवन जीने का अधिकार, यातना से मुक्ति का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भेदभाव निषेध शामिल है। इसमें न केवल बीमारी की रोकथाम, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आयामों तक संपूर्ण सुरक्षा शामिल है। प्रजनन अधिकार के अंतर्गत पहला कदम महिलाओं को अपने शरीर के बारे में जानना और समझना है। बढ़ती उम्र के साथ अपने शरीर में आने वाले बदलावों को समझना, गर्भधारण और उसे कैसे रोका जा सकता है, इसे जानना जरूरी है, क्योंकि यह प्रजनन संबंधी सही फैसला लेने में मददगार साबित होते हैं। वास्तव में प्रजनन स्वास्थ्य एक व्यापक अवधारणा है जो गर्भावस्था, प्रसव के समय और प्रसव के बाद महिलाओं का स्वास्थ्य, परिवार नियोजन के उपाय, प्रजनन संबंधी बीमारियां और यौन संचारित रोगों की जानकारी देता है। महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य उसके प्रजनन अधिकारों के प्राप्ति पर निर्भर करता है। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। महिलाओं की दैनिक अखंडता, गोपनीयता और स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। महिलाओं को विवाह, संतान उत्पत्ति और यौन संबंधों पर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। महिलाओं को यह निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि वे कब और कितने बच्चे चाहती हैं। महिलाओं को गर्भ निरोधक, प्रसव पूर्व देखभाल और यौन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सुलभ होनी चाहिए। अनचाहे गर्भ के मामले में कानूनी और सुरक्षित गर्भपात की सुविधा मिलनी चाहिए। महिलाओं को अपने साथी चुनने की आज़ादी, जिसमें कब, क्या और किससे शादी करनी है, ये शामिल है। इन अधिकारों की अनुपस्थिति में महिलाएं केवल प्रजनन की वस्तु बनकर रह जाती हैं और उनका आत्मसम्मान, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमारी सरकार ने इसको ध्यान में रखकर कई राष्ट्रीय योजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिशन परिवार विकास आदि। इसके अलावा महिलाओं को मदद मिल सके, इसके लिए सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, जैसे गर्भपात अधिनियम 1971, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, पॉस्को अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, किशोरी स्वास्थ्य योजना आदि। इन कानूनों और योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका सही क्रियान्वयन हो। इसके लिए समाज को जागरूक करने की जरूरत है। प्रजनन स्वास्थ्य और महिला अधिकार का मुद्दा केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समता का है। प्रजनन अधिकारों को सुनिश्चित कर हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त हों। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपने जान ही लिया होगा कि आज का हमारा जो विषय है वो है प्रजनन, स्वास्थ्य और महिला अधिकार। कैसे इस स्टोरी के माध्यम से आपको दिखाया गया कि महिला जब प्रजनन के दौरान अपना ख्याल रखती है तो किन किन बातों का उन्हें ख्याल रखना जरूरी होता है, किन चीज़ों का वो परहेज कर सकती हैं, कैसे वो अपना और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रख सकती हैं, कोई लापरवाही कितना मुश्किल उनके लिए खड़ा कर सकती है। इन्हीं तमाम बातों को इस स्टोरी के दौरान दिखाया गया है। इस पर खास चर्चा करते हैं आज की हमारी एक्सपर्ट
डॉक्टर मोनिका आनंद से, जो न केवल एक डॉक्टर हैं बल्कि एक माँ भी हैं। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। धन्यवाद प्रियंका। मोनिका जी, आज के समय में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि एक जो लड़की होती है वो शादी के बाद माँ बनना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये उससे कोई पूछता नहीं है। पहले के ज़माने में था कि शादी हो गई उसके बाद माँ बने, माँ बनना है ये कि नहीं है, ना उससे कोई पूछता था ना कोई ज़रूरी समझता था। लेकिन आज के समय में क्योंकि लड़कियां अपने करियर पर फोकस करती हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए क्योंकि ये महिला अधिकार के ऊपर है। तो जो भी लड़कियां माँ बनती हैं वो अपनी स्वेच्छा से बन सकती हैं। वो इस टाइम पे माँ बने जिन टाइम पे उनका शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो एकदम सही समय पे हो। तो वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही कब होता है एक लड़की के लिए? वो 20 से 35 साल की उम्र में होता है। और जो बॉडी है हमारी, जो हमारा शरीर है, जो औरतों का शरीर है, उस पर उनका पूरा अधिकार है। इस अधिकार को ना केवल उस लड़की और परिवार को समझना चाहिए, बल्कि ये अधिकार न्याय ने भी, लॉ में भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि राइट टू रिप्रोडक्शन जो है वो महिला का परम अधिकार है और ये मूल अधिकार है, बेसिक ह्यूमन राइट है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें सही टाइम क्या है आपकी प्रेगनेंसी लेने का, इसमें आएगा कि आप क्या गर्भ निरोधन यूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपना टाइमिंग सही कर सके प्रेगनेंसी के। अगर इन केस ऐसा हुआ कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई, आप देखिएगा कि 6 में से 10 प्रेगनेंसी प्लानिंग के बगैर हो जाती है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने का खतरा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या करें? उसमें अगर कोई महिला अबॉर्शन के लिए भी जाना चाहिए, उसका भी अधिकार महिला को दिया गया है कानून में। और ये अधिकार सिर्फ महिला के पास ही है। वो उसके लिए उसके पति की या उसके सास ससुर या किसी और रिलेटिव की साइन की जरूरत नहीं होती है। वो उसकी बॉडी है, वो डिसाइड कर सकती है ये अबॉर्शन कराना है नहीं कराना है। इसी तरह से जैसे गर्भ निरोधन के लिए कोई लोग जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग बंध्याकरण करते हैं। तो उस बंध्याकरण के कंसेंट जो लिया जाता है उसमें भी सिर्फ महिला का ही कंसेंट जरूरी है। उसमें भी पति की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पति का साइन जरूरी। तो कोई भी आदमी, कोई भी रिलेटिव, कोई भी उसका रिश्तेदार, कोई भी उसके बॉडी के ऊपर रूल नहीं कर सकता है। वो उसका शरीर है, महिला का शरीर है। वो जब चाहे माँ बन सकती है और जब चाहे वो अपने परिवार के भलाई के लिए सोच सकती है कि वो हमें कितने बच्चे चाहिए, 1 चाहिए, 2, 3, जो भी उसने अपने फैमिली में डिस्कस किया हो या अपने पति के साथ डिस्कस करके छोटा परिवार 2 बच्चों को लेके वो अपना शरीर स्वस्थ रख सकती है। जी, जैसा कि हमारे कानून में भी हमारे सरकार भी नारा लगाती है, हम 2 हमारे 2। बिल्कुल। एक और खास बात है, महिला जो आजकल की लड़कियां होती है शादी के बाद अक्सर अपने करियर पर फोकस करती है और भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है। तो इस दौरान क्या होता है कि वो अपना ख्याल अच्छे ढंग से नहीं रख पाती है। उन्हें पता नहीं चलता है कि वो माँ बनने के लिए तैयार है कि नहीं है, उनका शारीरिक तौर, मानसिक तौर पे वो किस तरह से तैयार हो सकती है, ये बात उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो इस बारे में उन्हें कैसे पता चलेगा कि अब वो तैयार है और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो सही है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है समाज के लिए। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा फर्टिलिटी कमता जाता है। तो बेस्ट एज अगर हम बोलें कि किस एज में माँ बनना चाहिए लड़कियों को, तो वो 20 से 35 का एज सही होता है। लेकिन उसमें भी जो बेस्ट एज है वो 25 to 30 है। जैसे 35 के ऊपर एज जाता है थोड़ा थोड़ा फर्टिलिटी कमता जाता है। तो ये बात तो सही है। तो करियर की तरफ तो बिल्कुल भी फोकस करना चाहिए, वो 100% सही बात है कि अपने आप को अपने पैर पे खड़ा करना लड़कियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के जमाने में। लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर वो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी तो क्या टेस्ट करना चाहिए जिससे उनको पता चले। तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड के टेस्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा। जैसे आप अपना अगर वजन ज्यादा है तो थोड़ा कम करें, अगर कम है तो थोड़ा ज्यादा। तो एक BMI बोलते हैं हम लोग, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि 18 से 25 के बीच में है तो वो नॉर्मल है, उससे आगे की कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। अगर अंडर वेट है तो भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है प्रेगनेंसी में, ओवर वेट है तब भी बढ़ता है। तो पहले तो एक वेट कंट्रोल कैसे होगा? थोड़ा बहुत डाइट पे कंट्रोल चाहिए और थोड़ा एक्सरसाइज चाहिए। दोनों चीजें बेनिफिशियल हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो डाइट कंट्रोल में आपकी बहुत जंक फूड या बाहर की चीजें ज्यादा जो होती हैं
जितने भी मतलब छने हुए पदार्थ, जितने भी और भी चीज़ें जिसमें फैट, घी, बटर, ये चीज़ें ज़्यादा हों वो थोड़ा अवॉइड करें और सही वेट पे लाएं। और आप देखेंगे जैसे जैसे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं सोसाइटी में, जैसे जैसे कदम बढ़ा रही हैं, वैसे उनके अंदर हमने भी देखा है कि स्मोकिंग की, अल्कोहल लेने की, ये सब चीज़ें भी थोड़ा ज़्यादा फ्रीली हो गया है आज की महिलाएं लेती हैं। महिलाएं तो उस पे भी थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि वो भी फर्टिलिटी के अफेक्ट करेगा। प्लस कुछ सिंपल टेस्ट्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि थैलेसीमिया के बारे में सब लोग जानते हैं। थैलेसीमिया बेबीज जो होते हैं उनको हर महीने ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है, बहुत ही परेशान रहते हैं माता पिता। तो इसके लिए एक सिंपल HPLC का टेस्ट होता है, ब्लड से किया जाता है, जो माता और पिता दोनों का अगर कर लिया जाए तो ये बताया जा सकता है कि बच्चे को ये बीमारी होगी या नहीं। माता और पिता दोनों का जांच जरूरी है इस पे, तो उससे पता चल सकता है। और ये सिंपल टेस्ट होता है। किसी को डायबिटीज है, किसी को दवाइयां चल रही हैं पहले से, तो उसका सही तरह से अवलोकन करना होगा कि ये दवाइयां से प्रेगनेंसी में सेफ हैं कि नहीं, उसके बदलाव की जरूरत है कि नहीं। और एक बहुत ही सिंपल विटामिन आता है फॉलिक एसिड, जो हरे पत्तेदार सब्जियों में भी होता है, लेकिन बहुत बार हम लोग क्योंकि सब्जियां पकाते हैं तो उनका विटामिन ये सब नष्ट हो जाता है। तो फॉलिक एसिड का बहुत सिंपल टैबलेट 1 रुपए का आता है, वो आप अगर प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे हैं उसके 3 महीने पहले से अगर लेना शुरू करेंगे तो वो बहुत हद तक, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक बीमारी होती है बच्चों में, जो कि कॉन्जेनाइटल बीमारी है, जिसमें ब्रेन का मैटर बाहर आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन का मैटर बाहर आ जाता है, वो सब चीज़ों को प्रिवेंट करेगा। तो एक सिंपल सी गोली और बहुत हद तक बच्चे को स्वस्थ रखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये तो जब अगर प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं तब की बात हो गई। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, उस दौरान उसको किस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे कि कई बार होता है कि प्रेगनेंसी किट घर पे ही लाके, क्योंकि आजकल उपलब्ध होते हैं, तो घर पे ही लाके टेस्ट करते हैं, उन्हें कंफर्म हो जाता है, तो वो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी नहीं समझते हैं। ये कितना रिस्की हो सकता है? हाँ, ये बात सही है कि आजकल सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, सब लोग पढ़ लेते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को करने का सही टाइम क्या है और किस तरीके से करना। आप प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन पहला विजिट डॉक्टर के पास 6 से 8 हफ्ते में होना बहुत ज़रूरी है। आप पूछिए क्यों ये, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक 4 महीने ना हो जाएं तो क्यों दिखाने जाना है। बिल्कुल सही बात है, यही है ना। तो फिर पहला इसलिए जरूरी है कि उस टाइम में 6 हफ्ते से 10वें हफ्ते के बीच में बच्चे के अंदर के सारे शारीरिक अंग बन रहे होते हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, जितनी चीजें हैं वो बन रही हैं। और उस टाइम में स्पेशल केयर की जरूरत है। उस टाइम में हमें किस तरह का खान पान करना है, क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, ये जरूरी है, क्योंकि ये जो बन गया अब इसी के आगे ग्रोथ होगा। यही आपका बच्चा जब 9वें महीने में डिलीवरी होगी तो आपको मिलेगा। तो अगर हम इस वाले टाइम में पहले 2-3 महीने में बहुत केयरफुल रहें और बहुत सावधानी बरतें तो हमें एक बहुत स्वस्थ बच्चा मिलेगा। तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक फॉलिक एसिड की गोली होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइम भी देने से बहुत सारी चीज़ों को बचाएगी। खान पान में थोड़ा सुधार, जैसे हरी साग सब्जियाँ ये सब ज़्यादा खाना है, दूध दही लेना है, फ्रूट्स ज़रूर कोई ना कोई एक लेना है, ये चीज़ें। फर्स्ट 2-3 महीने में ज़्यादा बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना अवॉइड करना, क्योंकि आपको इन्फेक्शन का खतरा है। बाहर से आप इन्फेक्शन ले सकते हैं, भले ही बहुत सारे अब हमारे पास दवाइयाँ हैं एंटीबायोटिक्स से जिससे हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो बच्चे तक भी जा सकता है। तो शुरुआत के टाइम में ज़्यादा सावधानी बरतनी है। जहाँ पे भी आपको सीढ़ियों पे चलना है ध्यान देना है, कहीं बाथरूम में फिसलन है उसको साफ रखना है, पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपको यूरिन का इन्फेक्शन ना हो। प्रेगनेंसी में यूरिन का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कहीं भी जहाँ जर्किंग वाला जर्नी है, जहाँ बहुत उबड़ खाबड़ रोड है, वो सब अवॉइड करना है कि बाइक पे चल रहे हैं। जहाँ कितने महीनों तक इसको अवॉइड? शुरुआत के 3 महीने तक ये जरूर करना चाहिए, उसके बाद आप आराम से ये स्कूटर चल सकते हैं, थोड़ा बहुत चल सकते हैं। जी, नॉर्मल डिलीवरी आज के समय में लगभग मुश्किल ही हो गया है कि हर कोई चाहता है कि हो तो नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन वो उस तरह का काम नहीं करती हैं जैसे कि पहले होता था कि महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान भी छोटे मोटे काम करते थे तो लगभग नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन आज के समय में सिजेरियन ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। कैसे क्या करें ताकि उनको नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ जाए? हाँ, तो
ऐसा नहीं है कि सिजेरियन ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन क्योंकि अब 1 या 2 ही बच्चे होते हैं और लेट से होते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि सेफली बेबी निकल जाए, ये भी एक रीज़न है। और जहाँ तक नॉर्मल डिलीवरी की बात है, उसके लिए जब माँ क्या प्रिपरेशन ले, उसके लिए एक तो प्रेगनेंसी को हमें ये जानना होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये वरदान है हमारे ऊपर कि हम जननी हैं, हमारे अंदर एक मतलब जीव जन्म ले रहा है, जो बढ़ रहा है, उसको हम उतने ही प्यार से अंदर भी रखें जितने प्यार से बाहर रखते हैं। तो वो 9 महीने बहुत ज़रूरी हैं। आपका एक बॉन्डिंग होना चाहिए अपने बच्चे के साथ जो आपके पेट में है। उसके साथ साथ आपका ये पहले से वो होना चाहिए मंशा कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है, ये मंशा ज़रूरी है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके हिसाब से ही फिर आगे आप उस तरह की काम करेंगे। जैसे प्रेगनेंसी में कुछ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जैसे आप एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स चलना, ये सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो क्योंकि ये बीमारी नहीं है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो आपको कोई रेस्ट की ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आपको हमेशा ही रेस्ट करना है। 2 घंटे दिन में, रात में 8 घंटे, ये हम हमेशा बोलते हैं। रेस्ट जब कर रहे हैं बाएं करवट होके करें, तो ये आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा और शारीरिक हेल्थ भी ठीक रहेगा। हल्के फुल्के एक्सरसाइज बैठ के भी किए जा सकते हैं, पैरों के एक्सरसाइज, हाथ के एक्सरसाइज। कुछ योगा पोस्चर है जो हम लोग बटरफ्लाई पोजीशन बोलते हैं, उसमें ये जो हमारा पेल्विक रीजन है उसका एक्सरसाइज होता है। उससे क्या होगा कि वहाँ की मांसपेशियां रिलैक्स्ड रहेंगी, तो जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो वो आसानी से हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि महिलाएं ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा उनके लिए। जी, क्या होता है कि कई बार महिलाएं जब वो कंसीव कर रही होती हैं तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास शुरुआत में तो जाती हैं, लेकिन फिर जब डॉक्टर दवाएं लिख देती है तो उनको लगता है कि कंटिन्यू यही लेना है। अल्ट्रासाउंड एक बार हो गया वो निश्चिंत हो जाती हैं। आगे के लिए खासकर अल्ट्रासाउंड जब करवाने के लिए उन्हें कहा जाता है तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। इसके बारे में बताएं कि ये उनके लिए कितना बुरा हो सकता है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं प्रियंका। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो कि कभी चौथे 5वें महीने में दिखाएं और फिर सीधे डिलीवरी के टाइम में आए हैं। तो इस दौरान जो घटना हो रही है, इस दौरान हमें और भी चीज़ें देखनी होती हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसे हुई। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो एक तो शुरुआती दौर में जैसे दूसरे तीसरे महीने में एक अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जिस टाइम में ये पता चलता है कि वो बच्चे का सही में कितना एज है, जेस्टेशनल एज बोलते हैं हम लोग, उसके हिसाब से उसका डेट कब पड़ रहा है डिलीवरी का। एक ये हो गया। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 5वें महीने का होता है। तो उस 5वें महीने में क्या होता है कि आपके जो शरीर के सारे अंग हैं वो कंप्लीट बन चुके हैं। अब बच्चे के सारे एक चीजें बन चुकी हैं अब। अच्छा, 5वें महीने में तो वो एक एक चीज का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होता है उस अल्ट्रासाउंड में कि ये सारे ऑर्गन्स में कोई भी त्रुटि रह गई है कि नहीं, कि अंदरूनी बनावट में कोई खराबी अगर बच्चे की होगी किसी भी कारण से तो वो उस अल्ट्रासाउंड में अच्छे से आ जाएगा। तो अब उस बच्चे का अगर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज हो गया, वो भी पकड़ में आ जाता है। कोई एक किडनी नहीं है किसी की, वो भी पकड़ में आ जाता है, या डेवलप नहीं की किडनी, या ब्रेन में कोई मैटर प्रॉब्लम हो गई, वो भी पकड़ में आ जाता है। तो वैसे बच्चों का फिर उस हिसाब से कि अगर नहीं वो आगे बढ़ पाएंगे सही तरीके से तो उनके लिए फिर दूसरा रास्ता होता है कि हम उस बच्चे प्रेगनेंसी को वहीं पे अबॉर्ट कर दें। तो इसलिए वो अल्ट्रासाउंड जरूरी है। अच्छा। उसके बाद क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 20 से 24 हफ्ते तक का ही टाइम लिमिट रखा है। उसके बाद अगर ये पकड़ में आएगा कि कोई बहुत भारी प्रॉब्लम है बच्चे के साथ तो आप अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं, फिर आपको पूरे महीने पर ही डिलीवरी करानी है। अब तीसरा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये टाइम महत्वपूर्ण है कि 5वें महीने में ही कराना है, क्यों 7वें 8वें महीने पे नहीं, ठीक है। और तीसरा, अगर आप डॉक्टर के नियमित मतलब जांच में है तो आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा, आपका ये चेक होगा कि यूरिन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, ब्लड टेस्ट होगा। आप अगर जानेंगे ये नंबर कि हमारे यहाँ देश में प्रेगनेंसी में 100 में से 70 महिलाएं अनीमिक हैं, 100 में से 70। अच्छा। मेरा खुद का हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में 9 था, जो कि कम है, ठीक है। तो अच्छे घरों से होते हुए भी या लो सोशियो इकोनॉमिक से भी होते हुए अनीमिया बहुत बड़ा एक कारण है जो बाद में प्रॉब्लम करेगा, आपकी डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम करेगा। बच्चा छोटा होगा, जितना होना चाहिए 3 kg के आसपास का, हो सकता है वो 2 किलो 400 हो, तो बाद में भी वो बीमार पड़ता रहेगा। उसका तो स्वास्थ्य उस हिसाब से ही है। तो जो आप अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को यूट्रस में, बाद में उसके बड़े होने पर भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो हम लोग बोलते हैं जैसे अडल्ट ऑनसेट,
डिजीजेस ऑफ अडल्ट ऑनसेट जो कि यूट्रस में निकले थे, मतलब वहाँ जो आप दे रहे हैं वो बाद में दिखेगा। तो ये हो गया। अल्ट्रासाउंड जो तीसरी बात मैं बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड तीसरी बार कब कराना है, एक 8वें महीने के आसपास किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो मदर का अभी तक का सिचुएशन है उसमें बच्चे की ग्रोथ कैसी हुई है। बहुत बार आप ऐसे देखेंगे कि वो बच्चे का ग्रोथ धीरे धीरे करके कमता चला गया है, और वो ग्रोथ कमने की वजह से जो डिलीवरी के टाइम में बहुत बार आप सुनेंगे कि डिलीवरी हुआ लेकिन वो पूरा मेकोनियम हो गया, या एक दिन कांच के घर में रहा बच्चा और फिर उसकी डेथ हो गई, या अंदर ही बच्चे की डेथ हो गई। तो ये जानना कि बच्चे को ब्लड सप्लाई सही से मिल रहा है, उसकी ग्रोथ सही से हो रही है कि नहीं, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए ये 3 अल्ट्रासाउंड जो हम कहते हैं शुरुआत के टाइम में, 5वें महीने, 8वें महीने, ये जरूरी है। नियमित जांच जरूरी है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ अभी सबसे बड़ा जो औरतों का मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं, जो माओं का मृत्यु दर है, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर्ड टू जो बड़े बड़े कंट्रीज है उनके हिसाब से, डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से। वो ब्लीडिंग एक कारण है, और दूसरा कारण है आपका ब्लड प्रेशर। तो आप जब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो बीपी कैसे चेक होगा? प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का किसी किसी का होता है, उसमें फिट भी आ जाता है, सीजर्स आ जाते हैं, उनको चमकी आ जाती है, उसकी वजह से माँ बच्चे जो दोनों के जान को खतरा है। तो इतनी सारी चीजें जरूरी है एक स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए। सही कहा आपने कि रेगुलर जांच बहुत जरूरी है, डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। आपने एनीमिया की बात की। अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि महिलाओं के जो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जब वो बच्चा डिलीवर करने वाली होती है, उस समय भी उनको खून की कमी हो जाती है। ये किन कारणों से होता है और कैसे इसको वो कंट्रोल कर सकती है? सही बात है। तो अनीमिया, जैसे मैंने बोला कि 100 में से 70 प्रेग्नेंट वुमेन इंडिया में जो हैं वो अनीमिक है। सबसे बड़ा कारण उनका न्यूट्रिशन है, मतलब जो खान पान में जो कमी है, जो डाइट में कमी है। आप हमेशा देखेंगे समाज में, फैमिलीज में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी, कि फीमेल्स जो है वो सबसे लास्ट में खाती हैं। ये नहीं बचा, साग नहीं बचा तो कोई बात नहीं, हम दाल चावल ही खा लेंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीजें, फल बेटों में दे दिया, पति को दे दिया, खुद नहीं खाए, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप एक मैसेज दे दे जो इस तरह का करती हैं कि अपना ख्याल ना रखकर परिवार का ज्यादा ख्याल रखती तो हैं। आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर उतना ही ध्यान दें जितना आप बाकी परिवार के लिए, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप स्वास्थ्य के लिए ध्यान देते हैं, वैसे ही आप अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान दें। तो प्रेगनेंसी में खान पान में दाल जरूर लेनी चाहिए, एक हरी सब्जी जरूर लेनी चाहिए, एक कोई फ्रूट किसी भी टाइम में लेना है, दूध दही जरूर लेना है। तो ये सारी चीजें हैं। नींबू सिर्फ आप निचोड़ लें अगर दाल में, उसी से आयरन का कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। सिंपल चीजें, गुड़, काला चना जो हमारे पास है, जो बहुत कम दाम में मिलता है, आपको बहुत महंगी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अखरोट खा रहे हैं, या डेट्स जो खजूर बोलते हैं, उसमें भी बहुत आयरन होता है। तो ये सारी चीजें ना भी लें तो गुड़ चना ले सकते हैं रोज। ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये तो कोई भी औरत ले सकती है जिनको अनीमिया है। सही बात, वो ले सकती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ्री सप्लाई है आयरन का। प्रेगनेंसी में आपको 100 दिन में 180 दिन, मतलब 90 दिन प्रेगनेंसी के जरूर खाना है आयरन की टैबलेट, कैल्शियम के टैबलेट सरकार फ्री देती है औरतों के लिए ही। हमें पता है कि हमारे यहाँ अनीमिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी, आप यहाँ पर आई, इतना प्यारा मैसेज दिया हमारे दर्शकों को, इतनी अच्छी बातें बताई, खासकर उन महिलाओं को जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखती हैं। क्या है कि समय अब हो गया है आपसे और अपने दर्शकों से विदा लेने का। आप यहाँ आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे खुला आकाश के जितने भी दर्शक हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।